जी, आज के लेक्चर में हम देखते हैं एक्सरे स्टडी ऑफ बेंजीन। चैप्टर 1 फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में हमने पढ़ा था कि एक्सरे स्टडी से हमें एटम की वो एटॉमिक रेडियस वगैरह का पता चला फलां। तो एक्सरे जो स्टडी है ये हमें स्ट्रक्चर के बारे में इंफॉर्मेशन देती है। तो एक्सरे जब स्टडी की गई बेंजीन की तो इससे कुछ चीज़ें सामने आई वो हम देखते हैं। पहली बात ये कि कार्बन जो हैं बेंजीन रिंग के अंदर उनके अंदर 120 का एंगल है, मीन्स वो ट्राइंगुलर है। कार्बन की जो शेप है, एक कार्बन की शेप जो उसके साथ हाइड्रोजन है, दूसरे दो कार्बन अटैच हैं, उनकी शेप क्या है? ट्राइंगुलर, क्योंकि उनके दरमियान 120 का एंगल है। दूसरी बात हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है, 6 कार्बन है, रिंग बनी हुई है और उसके अंदर जितने भी कार्बन और हाइड्रोजन हैं उनकी प्लेन एक है, डायमेंशन एक है, कोप्लेनर है। कार्बन हाइड्रोजन के जो दरमियान बॉन्ड है वो थोड़ा लेंथी है, 10397 एंगस्ट्रॉम, इसलिए कि हाइड्रोजन जो है वो पीरियोडिक टेबल में लेफ़्ट पोजीशन पे है और कार्बन थोड़ा उससे आगे है राइट पे। तो जैसे लेफ़्ट टू राइट हम मूव करते हैं तो रेडियस कम होता है, हाइड्रोजन का रेडियस बड़ा है, कार्बन का थोड़ा है, तो जिसकी वजह से जो बॉन्ड होगा वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, वीक होगा तो थोड़ा बॉन्ड की लेंथ ज़्यादा होगी। कार्बन के दरमियान बॉन्ड थोड़ा स्मॉल होगा, 109 एंगस्ट्रॉम। अच्छा, अब हम देखते हैं कि कोल की स्ट्रक्चर पे ऑब्जेक्शन क्या था, वो रिजेक्ट क्यों हुआ। उसने अच्छी वजाहत नहीं की, क्यों? क्योंकि उसके अकॉर्डिंग बेंजीन रिंग में 3 डबल बॉन्ड है। अगर 3 डबल बॉन्ड है तो ये सिर्फ अनसैचुरेटेड नहीं है बल्कि हाईली अनसैचुरेटेड है, क्योंकि 3 डबल बॉन्ड है। एक भी हो तो अनसैचुरेटेड होता है कंपाउंड, और इसके अंदर 3 है डबल बॉन्ड। लेकिन बेंजीन जो करैक्टर शो करता है वो सैचुरेटेड वाला करता है, मीन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तो वो देते हैं जो स्टेबल हों, सैचुरेटेड हों। तो इसका मतलब ये है कि बेंजीन स्टेबल है, जिस स्टेबिलिटी को कि कोल ने वजाहत नहीं की, एक्सप्लेन उसको नहीं किया, ये उसका ऑब्जेक्शन है, उस पर ऑब्जेक्शन है, उसके स्ट्रक्चर में नुक्स है। बेंजीन की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करती है एटॉमिक ऑर्बिटल थ्योरी, हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी। आइए जी हम दोबारा स्ट्रक्चर देखते हैं बेंजीन का। C6H6 आपके सामने एक स्ट्रक्चर है। अगर हम इसको हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू देखें तो कार्बन ने 3 सिग्मा बॉन्ड बनाए हुए हैं, है ना। हर कार्बन ने रिंग के अंदर 3 सिग्मा बॉन्ड बनाए हुए हैं, 2 दूसरे कार्बन के साथ और 1 हाइड्रोजन के साथ। तो हाइब्रिडाइजेशन में हमें पता है कि 3 सिग्मा बॉन्ड तब बनते हैं जब 3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल हो, और 3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल sp2 हाइब्रिडाइजेशन में बनते हैं। सो यहाँ से ये क्लियर हुआ कि कार्बन जो रिंग के अंदर है हर कार्बन sp2 हाइब्रिडाइजेशन शो करता है। अब हम इस स्ट्रक्चर को ऑर्बिटल के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। जहाँ बॉन्ड बने हुए थे वहाँ हम ऑर्बिट लगा देते हैं, हर कार्बन के साथ sp2, 3 sp2, एक का बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ, एक sp2 ऑर्बिटल का बॉन्ड कार्बन के s ऑर्बिटल के साथ, 2 sp2 का ऑर्बिटल दूसरे कार्बन के sp2 ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करेगा। तो इस तरह वहाँ सिग्मा बॉन्ड बनते जाएंगे। सो जहाँ भी सिग्मा बॉन्ड है वहाँ एक sp2 रिंग के अंदर एक sp2, एक कार्बन का दूसरे कार्बन का sp2 ओवरलैप कर रहा है, और आउट ऑफ द रिंग sp2 s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन के साथ ओवरलैप कर रहा है। सो पहले स्ट्रक्चर को हमने ज़रा ऑर्बिटल की फॉर्म में लिख लिया है। अब हम देखते हैं कि हर कार्बन के ऊपर अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल कितने हैं। अगर sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो 2 p ऑर्बिटल ने हिस्सा लिया, 2px 2py ने, 2pz जो है वो अनहाइब्रिडाइज रहेगा। अब हम अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करते हैं उस रिंग के ऊपर, वही उसका स्केलेटन ड्रा करते हैं। अब कार्बन हाइड्रोजन हम ड्रा नहीं करते,
सिंपल हम वो जिस तरह हेक्सागोन बनाते हैं वो बना लिया। उसका मतलब भी यही है कि वहाँ कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद है। हर कार्बन के ऊपर एक 2pz अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल मौजूद है जो कि पैरेलल फॉर्म में है। अब क्या होगा जी, ये पैरेलल एक दूसरे जो ऑर्बिटल हैं, यहाँ इलेक्ट्रॉन है, ये एक ओवरलैप करेंगे दूसरे के साथ। यहाँ बात बहुत क्रिटिकल है, समझने वाली है। अगर ये पैरेलल ऑर्बिटल्स एक स्ट्रेट चेन में होते, अल्टरनेट डबल सिंगल बॉन्ड होता, स्ट्रेट चेन में होते, तो फिर तो जहाँ आपको स्ट्रेट चेन का पता है, जहाँ डबल बॉन्ड हो वो दो ही कार्बन के दरमियान होते हैं, तो वहाँ के इलेक्ट्रॉन भी उसी दो कार्बन के दरमियान ही रहेंगे पी ऑर्बिटल में। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ क्योंकि रिंग है, रिंग होने की वजह से, रिंग स्ट्रक्चर होने की वजह से वो जो इलेक्ट्रॉन है वो किसी एक दो कार्बन के साथ अटैच नहीं होंगे, बल्कि उनका एक क्लाउड बन जाएगा रिंग के अंदर। तो ऑलमोस्ट वो जो इलेक्ट्रॉन है हर कार्बन के साथ उनकी अटैचमेंट होगी, जिस तरह मेटेलिक बॉन्ड में होती है कि इलेक्ट्रॉन लूज हुए, पॉजिटिव जो पॉजिटिव कैटायन थे सारे इलेक्ट्रॉन को उन्होंने एक दूसरे के साथ बाइंड किया हुआ था मेटेलिक बॉन्डिंग में। इसी तरह इधर भी ऐसे ही, हर कार्बन के न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज है, ऊपर इलेक्ट्रॉन्स का क्लाउड्स है भी रिंग के अंदर। मतलब रिंग में वो कंपाउंड ज़्यादा क्लोज हो जाएगा ना एक दूसरे के साथ, एटम ज़्यादा क्लोज हो जाएंगे। अगर स्ट्रेट में हो तो ज़रा दूर दूर है ना, और अगर आप उनको रिंग में लेके आ जाएं तो वो एक दूसरे के साथ क्लोज हो जाएंगे, जिसकी वजह से वो जो क्लाउड ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो कॉमन शेयर हो जाएगा सारे एटम के साथ, तो वो फैल जाएगा सारी रिंग के ऊपर, और सारे एटम के न्यूक्लियस के साथ उनकी इंटरेक्शन होगी, जिसकी वजह से वो जो इलेक्ट्रॉन हैं वो ईज़िली अवेलेबल नहीं होंगे, वो टाइटली बॉन्डेड होंगे, जिसकी वजह से वो लेस रिएक्टिव होगा, लाइक द अल्केन, लाइक द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सो हम कहेंगे कि ये स्टेबल है और ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। इस थ्योरी ने उसकी स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन किया है। अब हम देखते हैं कि इसका प्रूफ क्या है। इसकी हम एक एग्जांपल देखते हैं। फर्स्ट करें साइक्लोहेक्सीन। हाइड्रोजनेशन जब होती है तो हमें पता है ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। हमारे पास एक कंपाउंड है साइक्लोहेक्सीन, साइक्लोहेक्सीन, इसमें एक डबल बॉन्ड है तो इसको हमने हेक्सीन कहा, वैसे ना होता तो साइक्लोहेक्सीन कहते। इसमें हाइड्रोजन ऐड हुई, इससे जब बॉन्ड बनेगा तो बॉन्ड फॉर्मेशन में एनर्जी रिलीज़ होती है ना, तो जो एनर्जी रिलीज़ होगी उसको हम हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कहेंगे, और इसकी वैल्यू -119 किलो जूल पर मोल। अच्छा, इससे क्या बनेगा, साइक्लोहेक्सेन बनेगा जब हाइड्रोजन उसके ऐड हो गया इसके अंदर। अब अगर है एक और कंपाउंड जिसके अंदर दो डबल बॉन्ड है, 1,3 साइक्लोहेक्साडाइन, तो इसके अंदर दो मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन ऐड होंगे, क्योंकि फिर 4 बॉन्ड फ्री हो जाएंगे ना, हर एक कार्बन के पास एक बॉन्ड होगा। अब हाइपोथेटिकल जो कैलकुलेशन है वो तो ये है कि अगर एक के दौरान एक बॉन्ड था और जो एनर्जी रिलीज हुई वो 119 थी, तो दो हैं तो डबल होगी ना, -238 हो जाएगी। लेकिन जो ऑब्ज़र्व की गई एनर्जी जो रिलीज़ हुई वो थी 231 किलो जूल पर मोल। इसका मतलब ये है कि ये जो डबल बॉन्ड था इसकी वजह से वो कंपाउंड ज़्यादा स्टेबल था। स्टेबल कंपाउंड इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं बनाता, हाइड्रोजन के साथ उसकी जो बॉन्डिंग होगी वो इतनी, क्योंकि अनस्टेबल कंपाउंड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता है ना दूसरे के साथ, इसकी जो हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग होगी वो इतनी ज़्यादा मजबूत नहीं होगी। जब ज़्यादा मजबूत बॉन्डिंग होगा तो एनर्जी भी ज़्यादा रिलीज़ नहीं होगी, थोड़ी सी अमाउंट में एनर्जी रिलीज़ होगी। सो 238 की बजाय 231 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज हुई। इससे ये पता चला कि बॉन्ड बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी, इससे वो साइक्लोहेक्सेन बना। अब हम देखते हैं बेंजीन की एग्जांपल। हाइपोथेटिकली हम बेंजीन को ये भी कह सकते हैं कि ये 1,3,5 साइक्लोहेक्साडाइन है, ट्राइन है।
लेकिन ऐसा होता नहीं है, ये एक्चुअली बेंजीन ही है, क्योंकि हम पहले ये पढ़ चुके हैं कि ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड नहीं है, प्योर अनसैचुरेटेड कंपाउंड नहीं है, तो इसको हम हेक्साट्राईन नहीं कह सकते, साइक्लोहेक्साट्राईन, क्योंकि ये उस क्लास में नहीं आता ना जिसमें अल्केन, अल्कीन, अल्काइन आती हैं। अच्छा, अब यहाँ 3 बांड हैं, तो पहले कैलकुलेशन को अगर हम देखें तो वहाँ 1 बांड था, तो जो एनर्जी रिलीज हुई थी अब उससे 3 गुना ज़्यादा होगी ना, 3 टाइम्स ज़्यादा होगी, तो यहाँ होनी चाहिए रिलीज़ 358 किलो जूल पर मोल, लेकिन जो ऑब्ज़र्व की गई वो की गई 208, इतना ज़्यादा फ़र्क। इसका मतलब वही है कि ये बहुत ज़्यादा स्टेबल है और इसने जो हाइड्रोजन के साथ बांड बनाया है वो वीक है, और जिस वजह से इसकी एनर्जी भी कम रिलीज़ हुई है। तो ये हमें शो करती है एनर्जी का रिलीज़ होना कि ये जो बेंजीन है ये बहुत ज़्यादा स्टेबल कंपाउंड है। और ये जो एनर्जी डिफरेंस है जो एक्चुअली होना चाहिए था कैलकुलेटेड में और जो एक्चुअली ऑब्ज़र्व किया गया उसके दौरान, ये जो एनर्जी डिफरेंस निकला इसको कहते हैं रेजोनेंस एनर्जी, जो कि 150 है।